प्रिय छात्रों, कल मैंने कक्षा 10 की विज्ञान का इकाई 1 रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार इसका पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था परिवर्तन, जिसमें मैंने आपको समझाया था परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आज मैं इसी कड़ी में इस किताब का अगला टॉपिक है, आप देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। मैंने लिख रखा है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। यहाँ अगर आपको कुछ कम दिखाई दे रहा हो तो मेरी आवाज को सुनकर के समझें। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस, CHEMICAL REACTION, केमिकल रिएक्शन। अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो अपनी बुक में देख सकते हैं, ये सारी चीजें मिलेंगी। आज मैं आपको समझा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएं, मिलने के बाद कोई नए पदार्थ का निर्माण कर दें तो वहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही कोई नया पदार्थ बनता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं NH4Cl, ये नौसादर है, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, ये कैल्शियम क्लोराइड, और ये जल है, और ये अमोनिया गैस। समझने का प्रयास करिए, अगर हम नौसादर को चूने के साथ रगड़ें तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। तो यह एक अभिक्रिया हो गई जिसमें नौसादर ने चूने के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड, जल और उसमें से गैस उत्पन्न हुई। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस बात को एक बात समझ लें, नौसादर और चूना, इन दोनों ने आपस में मिलकर के, ये दो पदार्थ हैं, इन दोनों ने आपस में मिलकर के क्रिया की। क्रिया करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया गैस उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, रिएक्टेंट्स, ये स्पेलिंग किताबों में लिखी हुई है, RECTANTS, रिएक्टेंट्स, तथा बनने वाले पदार्थों को उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ कहने का मतलब यह है कि मैंने लिखा दिया है, इन दो पदार्थों ने आपस में मिलकर के क्रिया की तो ये क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं। इन दोनों पदार्थों ने क्रिया में भाग लिया, इसलिए इनको हम कहते हैं अभिकारक। यह क्या कहलाते हैं? अभिकारक, जिन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया। तो ये दोनों पदार्थ क्या कहलाएंगे? अभिकारक। इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया गैस उत्पन्न हुए। इसलिए इन तीन चीजों को, इन तीनों पदार्थों को हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स कहेंगे। बनने वाले पदार्थों को उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स, PRODUCTS प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो बच्चों, आसानी से आप समझ गए होंगे, अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ आपस में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक, और जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं यानी अभिक्रिया के बाद बनते हैं, जिनका निर्माण होता है, उन्हें हम प्रोडक्ट्स, उत्पाद कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे जिंक पर हम HCl की क्रिया कराएं तो हमारा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। बहुत सारी क्रियाएं हैं
आगे आपको इस चैप्टर में हम समझाएंगे। अब अगला टॉपिक देखिए यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। मतलब हम कैसे कहें कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसकी पहचान कैसे करें कि यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, इसकी पहचान कैसे की जाए कि यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान इन 4 पॉइंटों से कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों से यानी इन निम्न बातों से पहचाना जा सकता है। ये प्रेक्षण है 4 हमारी। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा ताप में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा गैस का निष्कासन। यानी जब कभी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के कोई क्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? सबसे पहली पहचान करेंगे अवस्था परिवर्तन से। तो बच्चों अवस्था परिवर्तन कैसे हो जाता है? देखिए जब 2 पदार्थ आपस में मिलेंगे तो अवस्था में परिवर्तन होगा। मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मोम, हम अगर मोम को जलाएं, मोम आपने देखा है मोमबत्ती वाला, अगर हम मोम को जलाएं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अवस्था में परिवर्तन हो गया। मोम को जलाया तो पहले मोम ठोस था, जलाने के बाद द्रव और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द्रव और गैस में परिवर्तन हो गया अर्थात उसका रूप बदल गया, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। मोम ठोस था, उसके बाद वो जल और गैस में बदला, यानी मोम की अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। दूसरी पहचान कर सकते हैं ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, जब 2 पदार्थ आपस में क्रिया करें तो उसके ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। हो ना हो भी सकता है और नहीं भी होता है। ताप में परिवर्तन होगा, जैसे अगर आप बिना बुझा हुआ चूना ले लें, बिना बुझा हुआ चूना लेकर के अगर जल के अंदर उसको डालें यानी जल से क्रिया कराएं तो क्या होगा? बुझा हुआ चूना उत्पन्न होगा और उस चूने का, बुझे हुए चूने का ताप बढ़ जाएगा, यानी उसके ताप में वृद्धि हो जाएगी। आपने देखा है कभी कभी बच्चों, जब बाजार से दिवाली पर पुताई कराने के लिए हम बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कलई कहते हैं, कलई लेकर के आते हैं। आपने देखा है जब उसको पानी के अंदर डाला जाता है तो झंझनाहट के साथ उसमें से गैस निकलती है और क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है, यानी वो चूना गर्म हो जाता है, उस बर्तन का ताप बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं क्या? ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन भी होता है, जब कहीं रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ताप में परिवर्तन हो जाता है या हो सकता है। तीसरा है रंग में परिवर्तन। जब कोई 2 पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे तो बच्चों उनके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम ले लें साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराएं। साइट्रिक अम्ल अगर हमारा पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया करता है तो क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का। तो जब ये क्रिया करता है तो बैंगनी रंग गायब हो जाता है, वो रंगीन होने लगता है, वो बैंगनी रंग गायब हो जाता है। इससे क्या दिखाई दिया? कि रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद है तो रंग में परिवर्तन भी हो जाता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो विलयन बनेगा साइट्रिक अम्ल के अंदर, उसका क्या होगा? रंग बदल जाएगा। तीसरा है गैस का निष्कासन। जब 2 पदार्थ क्रिया करेंगे तो उत्पाद के रूप में गैस भी निकल सकती है। जैसे अगर हम जिंक पर तन HCl की क्रिया कराएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएं, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिया कराने के फलस्वरूप जब हमारे 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं तो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो हम इन 4 प्रेक्षणों के आधार पर
रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। नंबर 1 अवस्था परिवर्तन, नंबर 2 ताप में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा गैस का निष्कासन। तो बच्चों आज मैंने आपको ये 2 टॉपिक समझाए हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। तो इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद मैं अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे केमिकल इक्वेशन। बच्चों जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें, क्रिया करने के बाद कोई उत्पाद उत्पन्न हो, कोई नया पदार्थ बने, इस चीज को हम उनके जो अभिकारक हैं, जो उत्पाद हैं, उनके प्रतीकों अथवा सूत्रों की सहायता से जो व्यक्त करने का जो तरीका है, जो ढंग है, जो निरूपण है, उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है, देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन गैस के साथ गर्म किया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उपरोक्त क्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निम्न प्रकार निरूपित करेंगे। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ, यहाँ 2 उत्पाद हैं, एक मैग्नीशियम है और दूसरा ऑक्सीजन है। इन दोनों ने आपस में क्रिया की, यानी मैग्नीशियम के तार को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी राख जैसा एक पदार्थ उत्पन्न हुआ, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो हमने इसके हिंदी नामों में इस तरह से लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बहुत बड़ा हिसाब बन जाता है। इसके आगे हम बहुत समीकरणों में कई पदार्थ भाग लेंगे, तो इस तरह हिंदी में लिखना बड़ा दिक्कत होती है। तब हम क्या करते हैं, इनके प्रतीक और सूत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, ऑक्सीजन का O और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है MgO। ये हमारा सूत्र बन गया इसका। तो इस तरह से हमने इनके स्थान पर इसके सूत्र और प्रतीकों का प्रयोग कर दिया, तो क्या हो गया, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। अगर हमने इसको संतुलित कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो हो गया 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। बच्चों इसके आगे मैं आपको इन समीकरणों को संतुलित करना अलग बताऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 पदार्थ थे, मैग्नीशियम और ऑक्साइड। इन दोनों पदार्थों ने क्रिया में भाग लिया, इसलिए इन्हें हम कहेंगे अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स, ये अभिकारक हैं। इसके फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पन्न हुआ, प्रोडक्ट के रूप में बना, इसका निर्माण हुआ, जिसे हम MgO कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसको कहेंगे उत्पाद। चूंकि यहाँ समझिए बच्चों, 2 चीजों ने, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया की है, तो इन दोनों के क्रिया करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, अर्थात अभिक्रिया इनके होने पर ये उत्पन्न हुई है। अर्थात दाईं तरफ से दाईं तरफ को चलिए, लेफ्ट से राइट की तरफ चले हैं, इसलिए बीच में एक तीर का निशान लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, जैसे हम इज इक्वल टू पढ़ते हैं। तो ये क्रिया ये बताती है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के आपस में क्रिया करने से ये पदार्थ बना है। तो ये तीर का निशान इंडिकेट करता है कि लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ के चीजों ने आपस में क्रिया करके अगला प्रोडक्ट के रूप में अगला पदार्थ बनाया है। तो इसको हम इस तरह जो व्यक्त करने का जो तरीका है, इस तरह प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने का जो तरीका है,
इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात 2Mg + O2 = 2MgO एक रासायनिक समीकरण है, जिसमें हम लेफ्ट हैंड के जिन्होंने भाग लिया था उन्हें अभिकारक और जो चीज बन के तैयार हुई थी उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूं। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। जब अभिकारक और उत्पाद बनते हैं, जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और कोई उत्पाद बनता है, तो हम उसे रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, इसके कुछ तरीके हैं, कुछ विधियां हैं, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए जिसके माध्यम से हम रासायनिक समीकरण को लिख पाएंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये मैंने कुछ तरीके पहले से नोट कर रखे हैं, मैं आपको एक एक करके सारे तरीके समझा रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखते समय निम्न प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हमको ये 7 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हमें ये 7 तरीके अपनाने चाहिए। क्या क्या विशेष बातें हैं तब हम कोई रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे। तो पहली बात है कि अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। बच्चों अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ आपस में मिलकर के क्रिया कर रहे हैं, हमें उनका रासायनिक नाम और उसका रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए, तभी हम उस अभिक्रिया को व्यक्त कर पाएंगे। दूसरी बात देखिए, प्रत्येक पदार्थ को अणु के रूप में लिखना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन को क्रमशः H2, N2, O2 तथा Cl2 लिखना चाहिए, क्योंकि ये सभी द्विपरमाणुक हैं। बच्चों हमें प्रत्येक पदार्थ को उसके अणु सूत्र के रूप में लिखना चाहिए, अणु के रूप में लिखना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, H यानी 2 परमाणु मिलकर के एक अणु हाइड्रोजन बनाते हैं। यहाँ देखिए, अगर मैं इसको बंद करूं तो ये हाइड्रोजन का, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं, देखिए उदाहरण के लिए, जैसे ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, तो हम इसको समीकरण लिखते समय H का प्रयोग नहीं करेंगे। एक द्विपरमाणु यानी H2 हाइड्रोजन के, अब ये 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बन गया, ये हाइड्रोजन का क्या बन गया, एक अणु। इसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक है, तो इसे हमें 2 परमाणुओं के रूप में लिखना चाहिए। इसी प्रकार से ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, तो यहाँ O2 लिखना चाहिए। इसी तरह क्लोरीन द्विपरमाणुक है, तो उसको हमें Cl2 लिखना चाहिए। तो रासायनिक सूत्र लिखते समय इन गैसों को हमें द्विपरमाणु के रूप में लिखना चाहिए, न कि ऐसे लिख दें, कभी H नहीं लिखेंगे, कभी N नहीं लिखेंगे, कभी O नहीं लिखेंगे, कभी Cl नहीं लिखेंगे। इनके साथ में हमेशा द्विपरमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के एक हाइड्रोजन का अणु बनाएंगे। नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के नाइट्रोजन गैस का एक अणु बनेगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलेंगे तब एक अणु बनेगा। क्लोरीन के 2 परमाणु मिलेंगे तब क्लोरीन का एक अणु बनेगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जब हम समीकरण लिखें तो हमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन आदि जो भी ये गैसें हैं, इनके 2 परमाणु के रूप में ही उसका प्रयोग करना चाहिए। कभी भी ध्यान रखिए HNOCl ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अगली बात देखिए, एक परमाणु तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखना चाहिए।
अगर कोई एक परमाणु तत्व है, केवल एक ही परमाणु से तत्व बना हुआ है, तो हमें उसका प्रतीक लिखना चाहिए। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर आदि, ये सभी एक परमाणु वाले हैं, यानी ये तत्व हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको इसके प्रतीक के द्वारा लिखना चाहिए। इनका प्रतीक है जैसे सोडियम, सोडियम का प्रतीक है Na, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, कॉपर, कॉपर का प्रतीक है Cu। तो हमें इसके रूप में लिखना चाहिए। जब हम कभी भी कहीं समीकरण के अंदर कॉपर लिखेंगे तो उसकी जगह Cu लिखेंगे, न कि Cu2, Mg2 नहीं लिखेंगे। इनको हम इनके केवल प्रतीकों के रूप में लिखेंगे। तो समझ गए बच्चों, एक परमाणु तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखना चाहिए। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम तथा कॉपर आदि को Na, Mg तथा Cu के रूप में लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ एक बात कर सकता, आदि को क्रमशः, यहाँ ये लिख सकते हैं क्रमशः, सोडियम, मैग्नीशियम आदि को क्रमशः, यानी क्रमशः का मतलब हो गया सोडियम को Na, मैग्नीशियम को Mg और कॉपर को Cu के रूप में लिखना चाहिए। दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात देखिए, अभिकारकों के बीच धन चिन्ह लगाकर दाईं ओर लिखना चाहिए। जब हम कभी कोई अभिक्रिया लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर दो अभिकारक लिखे, तो इनके बीच हमें धन का चिन्ह लगा करके बाईं ओर लिखना चाहिए, और उत्पादों के बीच धन चिन्ह लगा करके दाईं ओर लिखना चाहिए यहाँ पर। और अगला पॉइंट देखिए, अभिकारकों तथा उत्पादकों के बीच तीर का चिन्ह लगा देना चाहिए। यहाँ पर हमको इस तरह से तीर का चिन्ह लगा देना चाहिए हैं। और फिर क्या है, जिसकी दिशा उत्पादों की तरफ होनी चाहिए। ये जो हम तीर का चिन्ह लगाएं, इसकी दिशा उत्पादों की तरफ होनी चाहिए। अभी आपको यहाँ थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, अभी मैं इसके बाद आपको डिटेल में और इसे आगे समझाऊंगा। इसके बाद देखिए, यदि अभिकारक उत्क्रमणीय है, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय माने दोनों तरफ को चलती है, वो बाईं तरफ भी चलती है और बाईं से दाईं तरफ भी चलती है। मैं इस अभिक्रिया को समझाऊंगा आगे। तो हमें इसके बीच में अर्धशीष वाले तीर का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह का आधे आधे तीर, देखो आधा तीर इसमें है, आधा इसमें, इस तरह से हमको चिन्ह लगाना चाहिए। ये तीर ये बताता है कि अभिक्रिया बाईं तरफ से दाईं तरफ भी चल रही है और दाईं तरफ से बाईं तरफ भी चल रही है। मैं आपको और इसके बाद में क्लियर करके बताऊंगा। अभी इसके बाद में कुछ उदाहरणों के माध्यम से, आपको एक समीकरण के माध्यम से ये सारी चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। इस समय आप केवल, हालांकि ये परीक्षा में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, आपको ये पॉइंटों की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये चीजें परीक्षा में आएंगी, लेकिन जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा तो प्रिय छात्रों आप समीकरण नहीं लिख पाएंगे। इसलिए ये थोड़ी सी मैंने डिटेल में छांट के जानकारी दी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको रासायनिक समीकरण के कुछ उदाहरण बता रहे हैं। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के जो समीकरण हैं, वो दो प्रकार की अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे जा सकते हैं। जैसे पहली रासायनिक अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसका मतलब क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो बाईं तरफ से दाईं तरफ चलती है, यानी जो हमारे अभिकारक है वो क्रिया करके कोई उत्पाद बनाते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में उत्पाद से, ये जो उत्पाद बनाए इससे पुनः अभिक्रिया के मूल अभिकारक नहीं बनाए जा सकते हैं। हम यूं कह सकते हैं यह अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती है।
अब यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपने रासायनिक समीकरण लिखने के जो अभी तरीके समझे, मैंने बताया था इसमें हमें अभिकारकों के रासायनिक सूत्र और नाम पता होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, देखिए ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जिसके ये प्रतीक हैं Mg, और ऑक्सीजन का सूत्र है O2। यहाँ O2 क्यों लिया है? ऑक्सीजन का प्रतीक O है, लेकिन ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, इसलिए इसे अभिक्रिया के समय O2 लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सभी द्विपरमाणुक हैं, इसलिए इनको O2, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों ने अभिक्रिया की है, तो इनके बीच में हमने धन का निशान लगाया है, प्लस ये बता रहा है कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। फिर ये तीर का निशान लगाया है, तीर का निशान ये बता रहा है कि इन दोनों ने अभिक्रिया करके ये उत्पाद बनाया है। क्या उत्पाद बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक कहलाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद कहलाएगा। छात्रों, इसमें आप समझ लीजिए ये क्रिया अनुत्क्रमणीय है, अर्थात ये वापस पुनः लौटने वाली अभिक्रिया नहीं है। तात्पर्य समझिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को पुनः किसी भी प्रकार मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और ये इसके रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है। यही आप दूसरी देखिए, नंबर 2 पर है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यह इसकी उल्टी है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब देखिए, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों ही द्विपरमाणुक हैं। नाइट्रोजन को हम N2 लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे। इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की, हमने बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। मैंने कहा जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, अर्थात इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की, तो इससे NH3 यानी अमोनिया बनी, अमोनिया गैस बनी। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ बीच में मैंने तीर का निशान नहीं लगाया है, यहाँ पर इस तरह का निशान लगाया है, दोनों तरफ को अर्ध तीर का निशान लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिया बाएं से दाएं तरफ भी चल रही है और दाएं से बाएं तरफ भी उल्टी लौट रही है। मतलब समझिए छात्रों, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में क्रिया करके अमोनिया बना रहे हैं, यानी ये क्रिया बाईं से दाईं तरफ को चल गई। अब यहाँ ये भी है कि इस अमोनिया को पुनः क्रिया करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। इस समय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिकारक है, अमोनिया उत्पाद है। तो ये क्रिया बाएं से दाईं तरफ को होगी। जब दाएं से बाईं तरफ को होगी तो ये अमोनिया क्या हो जाएगा? ये अभिकारक हो जाएगा और इनसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएंगे, तब ये उत्पाद का काम करेंगे। तो आप क्लियर समझ गए होंगे बात को कि जो अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती है उन्हें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं, और जो क्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है, बाएं से दाईं तरफ, दाएं से बाईं तरफ, उन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ भी रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका वही है कि जिन जिन पदार्थों ने अभिक्रिया की हमने उनके सूत्र लिख दिए, ये अभिकारक हो गए, बीच में हमने ये उत्क्रमणीय है तो उत्क्रमणीयता का तीर लगा दिए और इस तरह से अमोनिया गैस बन गई और अमोनिया पुनः अभिक्रिया करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना सकती है। ये हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का समीकरण है। इसके बाद आप इसको उतार लीजिए। अभी हमने आपको
समीकरण बताए। अब यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ ढांचा समीकरण, इसके लेटर ढांचा समीकरण क्या है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके कोई उत्पाद बनाते हैं तो हम उनके नामों को, उनके सूत्रों को ज्यों का त्यों पूरा लिख देते हैं। उस समय जो समीकरण प्राप्त होती है वो ढांचा समीकरण होती है, यानी वह समीकरण जिसके दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है ढांचा समीकरण कहलाती है। यहाँ पर देखें Mg+O2 = MgO। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। तो बच्चों मैं देख रहा हूँ कि मैग्नीशियम का यहाँ एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु है, और इधर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। गौर करके देखिए, बाएं पक्ष में मैग्नीशियम एक है और उधर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है, लेकिन बाएं पक्ष में ऑक्सीजन के दो परमाणु है और यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु है, अर्थात ऑक्सीजन के परमाणुओं में दोनों तरफ भिन्नता है। इसलिए यह समीकरण एक ढांचा समीकरण है, यानी इसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। लेकिन हम इसको बदल नहीं सकते हैं, इसे हम अगर चाहें तो संतुलित कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर कर सकते हैं, तब वह समीकरण क्या कहलाएगी? संतुलित समीकरण। यानी संतुलित समीकरण कौन सी हुई? जब अभिकारकों और उत्पाद दोनों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो दोनों पक्षों में, तो वह संतुलित समीकरण, बैलेंस्ड समीकरण कहलाती है, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। जैसे वह समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित समीकरण कहलाती है। यहाँ पर मैंने ये जो ढांचा समीकरण थी, जो अनबैलेंस्ड समीकरण थी, उसे मैंने यहाँ बैलेंस करके लिखा है, तब ये समीकरण बन गई है 2Mg+O2 = 2MgO। अब यहाँ पर देखिए फर्क क्या हो गया, यहाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु था, यहाँ मैग्नीशियम के दो परमाणु हो गए, यहाँ ऑक्सीजन का दो, यहाँ भी दो, और अब इधर देखें तो यहाँ भी मैग्नीशियम के दो हो गए। अब यहाँ मैंने दो का गुणांक कर दिया, यानी दो को गुणांक लिख दिया। ये दो का गुणांक ये बता रहा है कि मैग्नीशियम के भी दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी। बच्चों यहाँ गौर करके देखिए, दोनों पक्षों को देखिए, बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष को। ये हमारा बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के दो परमाणु हैं, यहाँ भी मैग्नीशियम के दो परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, और यहाँ पर भी दो हो गए, क्योंकि दो का गुणा Mg में भी होगा और O में भी होगा, तो 2Mg हो गया और 2O हो गया। तो इस तरह दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर हो गई है, मैग्नीशियम के दो, मैग्नीशियम के दो, ऑक्सीजन के दो और ऑक्सीजन के दो। ये दो का गुणा मैग्नीशियम में भी हो रहा है, O में भी हो रहा है, इसलिए ये O भी 2O कहलाएंगे। तो ऐसी समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। वैसे भी द्रव्य की अविनाशता का नियम क्या है कि पदार्थ अविनाशी है, ना उसे उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। इसलिए जब कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो उत्पाद बनता है, तो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, उनके अणुभार दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर पहले उनके तत्वों की संख्या बराबर करेंगे, परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे, उसके बाद उनके परमाणु भार भी बराबर हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ढांचा समीकरण को हम संतुलित समीकरण में कैसे बदलते हैं। इस समीकरण को जैसे मैंने यहाँ पर संतुलित समीकरण में लिखा है, तो इससे संतुलित समीकरण यानी संतुलित समीकरण कैसे की जाती है, किसी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसे मैं अब बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बच्चों ये मैं जो अंग्रेजी लिख रहा हूँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, आप अपनी पुस्तक में देखिए ये अंग्रेजी लिखी होती है, आप उसमें से नोट कर लें। वैसे BALANCING OF CHEMICAL बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जो ढांचा समीकरण होता है उसे हम कैसे बैलेंस करें, कैसे संतुलित करें, इसके लिए छात्रों 4 विधियां हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। कौन सी? पहली विधि है जांच एवं त्रुटि विधि, दूसरी है आंशिक समीकरण विधि, तीसरी है संयोजकता विधि और चौथी है आयनिक समीकरण विधि। छात्रों हाई स्कूल के छात्रों के कोर्स में इन चारों विधियों में से केवल एक विधि हमारे कोर्स में है जांच एवं त्रुटि विधि। हम इस विधि के द्वारा ही समीकरणों को संतुलित करेंगे। 3 विधियां आगे की कक्षाओं में आप सीखेंगे, यहाँ केवल आपके कोर्स में जांच एवं त्रुटि विधि है। अब मैं आपको इस विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करना बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अब हम चारों विधियों में से पहली विधि से समीकरणों को संतुलित करेंगे। पहली विधि थी छात्रों जांच एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसे हम अनुमान विधि भी कहते हैं। बच्चों 4 विधियां मैंने बताई, उसमें से पहली विधि हमारे कोर्स में है जिसका नाम है जांच एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। इस विधि को हम अनुमान विधि भी कहते हैं। अब यहाँ पर छात्रों हम एक अभिक्रिया लेते हैं, पहले हम उसका ढांचा समीकरण लिखेंगे और उसके बाद उसको चरणबद्ध तरीके से हम संतुलित करेंगे। तो यह एक उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया है, कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। अगर हम कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएं तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के ढांचा समीकरण को, जिसे स्केटल इक्वेशन कहते हैं, को निम्न प्रकार हम लिखेंगे। ये जो अभिक्रिया है कॉपर पर, देखिए कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई, कॉपर प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी प्लस ये बता रहा है कि इन दोनों को मिलाया। कॉपर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई अर्थात दोनों को मिलाया, तो इसके मिलाने से हमारा जो उत्पाद बना वो बना कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और जल। ये हमारे अभिकारक हैं और ये इसके 3 उत्पाद बने हैं इसमें, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और जल। अब यहाँ पर हम अगर गौर करके देखें तो ये संतुलित समीकरण नहीं है, ये एक ढांचा स्केलेटल समीकरण है। ढांचा समीकरण क्यों है? यहाँ पर देखिए कॉपर का 1 परमाणु है, यहाँ पर कॉपर का 1 परमाणु है, चलो ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ठीक है। यहाँ पर सल्फर का 1 परमाणु है, लेकिन यहाँ सल्फर का 1 और 1 2 परमाणु है, अर्थात दोनों में भिन्नता हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 और 4 6 और 1 7 परमाणु है। देखिए ऑक्सीजन के 4 O4 माने 4, O2 6 और O इधर 7 परमाणु है, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं में ज्यादा भिन्नता है। तो अब हम यहाँ पर इसे संतुलित कैसे करें? इधर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, इधर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर कैसे हो, इसके लिए बच्चों हम यहाँ पर जांच एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड अथवा अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अनुमान विधि माने बार बार अनुमान लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे। जांच का मतलब
लिखेंगे, गलती भी हो सकती है, फिर सही करेंगे। जांच एवं त्रुटि विधि, सही करो गलत करो सही करो, कैसे भी जुगाड़ बनाओ, हमारे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात रखते हैं, इसको पहले मैं आपको लिखा तो नहीं रहा हूं, आप इस तरीके को समझ लीजिए। जैसे आपके आगे ये हमारे तत्व लिखे हुए हैं, कॉपर है, ये हमारा यौगिक है, ये यौगिक है, ये यौगिक है, ये भी यौगिक। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं, ध्यान रखिए बच्चों। जैसे ये कॉपर है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये कॉपर सल्फेट है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जल है। तो हम इसमें आगे 2 का, 3 का, 4 का, 1 का गुणा कर सकते हैं, यानी किसी तत्व में आगे कोई गुणांक लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप अकेले यहाँ कर दें, अकेले यहाँ पर कर दें, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखते हुए इसको हम संतुलित करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते जैसे H2O है, हमें मान लीजिए O के 3 तत्व बनाने, हमने क्या किया, यहाँ 3 लिख दिया, तो ये जल बदल जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ कुछ हमें करना है तो केवल हम इस जल के आगे कोई गुणांक लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए उपरोक्त समीकरण को हम निम्न चरणों में संतुलित करेंगे, चरणबद्ध तरीके से संतुलित करेंगे। अब किसको पहले संतुलित करें, पहले कॉपर को करें कि हाइड्रोजन को करें कि सल्फर को करें कि ऑक्सीजन को करें, क्योंकि इस समीकरण में देखिए कॉपर आया है, हाइड्रोजन आया है, सल्फर आया है और ऑक्सीजन, इतनी चीजें आई हैं, कॉपर, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हमें चरणबद्ध तरीके से एक एक करके संतुलित करना है। तो यहाँ पर एक तरीका अपना लेते हैं कि सबसे पहले उस तत्व के परमाणुओं को संतुलित करिए जिसमें कम डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस वाले को बाद में कर लेंगे, या पहले ज्यादा वाले को कर लो फिर कम को कर लो, एक तरफ से चलते हैं। यहाँ पर मैं कम से ज्यादा की तरफ चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले देखता हूँ, इधर चरणबद्ध के पहला चरण देखिए, चरण फर्स्ट, कॉपर के परमाणुओं की संख्या बराबर करने पर, क्योंकि कॉपर में ही कम डिफरेंस है, तो मैंने कॉपर को ध्यान दिया, मैंने देखा इधर कॉपर का 1 परमाणु है, इधर भी कॉपर का 1 परमाणु है, अर्थात इनमें कोई अंतर ही नहीं है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या पहले से ही बराबर है। तो मैंने लिख दिया है, देखिए कॉपर के परमाणुओं की संख्या बराबर करने पर उपरोक्त समीकरण में, यानी इस समीकरण में कॉपर Cu के परमाणुओं की संख्या पहले से ही बराबर है, अर्थात हमें बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारी ये कॉपर का 1 परमाणु है, यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट में कॉपर का 1 परमाणु है, अर्थात दोनों तरफ कॉपर के परमाणुओं की संख्या 1-1 है, बराबर है, इसलिए इसमें कोई जरूरत नहीं है, कॉपर के हिसाब से ये समीकरण बैलेंस्ड है। अब देखिए चरण नंबर 2, अब यहाँ पर देखिए S को, यहाँ सल्फर का 1 परमाणु है, यहाँ सल्फर का 1 और 1 2 परमाणु है। तो पहले कुछ भी नहीं था, अब इससे के आगे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ सल्फर का 1 है, यहाँ सल्फर का 1 और 1 2 है। तो हम दूसरे नंबर पर सल्फर के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने पर, अब बराबर कैसे करें, अब देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि यही 2 का गुणा कर दें, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ ये जो सल्फर है, ये जो H2SO4 है, इसके हम 2 परमाणु ले लें, इसके 2 परमाणु ले लें, अर्थात हम यहाँ पर 2 का गुणा कर सकते हैं। मैंने कहा किसी भी यौगिक के पहले हम गुणांक लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर 2 लिखने का मतलब बच्चों समझ लीजिए, 2 का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन भी दूना हो गया, तो हाइड्रोजन दूना तो पहले से था, 2 का गुणा कर दिया तो ये चौगुना हो गया। यहाँ सल्फर का 1 परमाणु था, 2 का गुणा करने से वो डबल हो गए, 2s हो गए। ऑक्सीजन के 4 थे, 4 के 2 गुने कर दिए तो ऑक्सीजन 8 हो गए। यूं समझ लीजिए इस 2 का गुणा इस हर एक तत्व के परमाणुओं में करेंगे। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, दुगना और कर दिया तो अब ये 4 गिने जाएंगे, सल्फर का 1 परमाणु है तो ये 2 गिने जाएंगे, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है तो 2 चौका 8 हो गए।
तो यहाँ मैंने देखा कि अगर मैंने यहाँ 2 का गुणा कर दिया तो सल्फर के हमारे 2 परमाणु हो गए और इधर हमें 2 ही की जरूरत थी, 1 और 1। तो मैंने यहाँ पर देखा कि हमारे इस समीकरण में कॉपर के परमाणु पहले से बराबर थे और सल्फर के परमाणु भी बराबर हो गए हैं यहाँ 2 गुणांक लिख देने से, अर्थात H2SO4 के 2 परमाणु ले लेने से ये बराबर हो चुके हैं। अब इसके बाद चरण 3, इसे इतना नोट कर लीजिए, चरण 3। अब छात्रों हम हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित करने पर, यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, 2 और 2 का गुणा हो रहा है तो कितने हो गए 4। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। अब हम इनको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 परमाणु है इस जल के हम 2 परमाणु लेते हैं इस तरह से। अब देखिए, यानी यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे, गुणांक 2 लिख देंगे। अब जरा देखिए, चेक करिए, मैंने कहा जांच एवं ट्रायल विधि अंदाज से अनुमान से लिखते हैं, गलती हो जाए तो दोबारा करिए, मिटाइए फिर सही करिए, बहरहाल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ अनुमान से 2 लिखे। अब जरा हम चेक करते हैं क्या दोनों तरफ हाइड्रोजन के परमाणु बराबर हो गए। तो यहाँ पर देखिए 2 तो ये है 2 परमाणु, 2 का गुणा हो गया तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के हो गए 4 परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, अर्थात दोनों तरफ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। अब आइए चरण 4। अब चौथे चरण में हमारा कॉपर भी बराबर हो गया और तुम्हारा हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, सल्फर भी बराबर हो गया। अब केवल हमारा ऑक्सीजन रह गया है। तो अब ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर करने पर जरा इसको भी देखते हैं बराबर है या नहीं है, पहले देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु में 2 का गुणा हो रहा है ये पहले, तो इस 2 का गुणा 4 में, यानी इस 4 में करेंगे तो 2 चौका 8, यानी ऑक्सीजन के इधर बाएं पक्ष में 8 परमाणु हो गए। समझ में आ गया, 2 का गुणा हो रहा है और 4 पहले से, तो 2 चौका 8, बाएं पक्ष में ऑक्सीजन के 8 परमाणु है। अब जरा दाएं पक्ष में देखिए, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, 2 परमाणु और 2 जे वाले हो गए, 2 का गुणा हो रहा है 2, तो 2 और 2 4 और 4 8, इधर कितने थे 2 चौका 8, अर्थात बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या पहले से ही ऑटोमेटिक बराबर हो चुकी है, इसलिए अब हमें इसमें किसी भी गुणांक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे उपरोक्त समीकरण में बाएं तथा दाएं पक्ष में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या स्वतः ही बराबर हो चुकी है। अतः पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण
निम्नलिखित है। पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण कौन सा हो गया? वही हो गया जो है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या हो गया? Cu प्लस 2H2SO4 इक्वल टू CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2। ये हमारा पूर्णतः संतुलित समीकरण हो चुका है। अब इसके अंदर हमारा कोई भी त्रुटि नहीं रही है। अब यहाँ छात्रों हम एक बार चेक कर सकते हैं, दोबारा से देख लें। कॉपर का एक परमाणु, कॉपर का एक परमाणु, कॉपर बराबर हो गया हाइड्रोजन के 2 दूना 4 परमाणु, और इधर हाइड्रोजन के 2 दूना 4 परमाणु, हाइड्रोजन बराबर हो गया सल्फर, सल्फर का एक परमाणु और सल्फर के एक, सॉरी इधर सल्फर के 2 परमाणु है, एस यानी सल्फर के 2 परमाणु बाई पक्ष में, और इधर भी एक और एक 2 परमाणु, सल्फर बराबर हो गया। अब जरा ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के 2 चौका 8 परमाणु बाई तरफ, इधर देखें 4 और 2 6 और 2 जे हो गए 8। इस तरह से हमारे प्रत्येक तत्व के कॉपर, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन के परमाणु दोनों पक्षों में बराबर हो चुके हैं। इस तरह से यह हमारी पूर्णतः बैलेंस समीकरण है, संतुलित समीकरण है। बच्चों, यहाँ मैंने आपको चरणबद्ध तरीके से समीकरण को संतुलित करके बताया है, लेकिन जब हम अब किसी और समीकरण को संतुलित करने बैठेंगे तो चरण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अनुमान विधि से, त्रुटि एवं ट्रायल विधि से आप इसको लगातार सही करते चले जाइए। बार बार चरण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको चरण लिखे हैं। इस तरह से आप कोई भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से और संतुलित करना बता रहा हूँ, जिसमें समीकरण नहीं लिखेंगे, पूरे चरण नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट समीकरण को संतुलित करके बताएंगे। अब बच्चों एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। इसमें देखिए एक अभिक्रिया लिखी गई है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में जलकर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। इस अभिक्रिया का ढांचा समीकरण लिखकर संतुलित कीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक अभिक्रिया बताई है, पहले हमें इस अभिक्रिया को एक ढांचा समीकरण के रूप में लिखना है और उसके बाद हमें उस समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इस अभिक्रिया को समझिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का सूत्र होता है H2S। तो H2S गैस वायु में हम ऑक्सीजन मानते हैं, वायु यानी ऑक्सीजन में जलकर जल यानी H2O और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस बनाती है। इस अभिक्रिया का ढांचा समीकरण लिख करके संतुलित करना है। देखिए उत्तर में मैंने लिखा है, पहले ऐसे ही करते हैं उत्तर। अभिक्रिया का ढांचा समीकरण निम्नलिखित है। कैसे लिखेंगे? देखिए क्या था कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में जलकर जल और SO2 गैस बनाती है। तो देखिए हमने कैसे लिखा, H2S मैंने इसका सूत्र लिख दिया, प्लस वायु यानी ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मैंने O2 लिख दिया। इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की, H2S गैस ने और O2 ने, तो ये दोनों अभिकारक हो गए और इन्होंने अभिक्रिया करके जल यानी H2O और SO2 गैस बनाई है। अब ये ढांचा समीकरण क्यों है? क्योंकि हम इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं,
यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर है। यहाँ सल्फर का एक परमाणु है, यहाँ सल्फर का एक परमाणु है, तो सल्फर की भी संख्या बराबर है। अब हमारी शेष बचती है ऑक्सीजन। यहाँ पर मैंने देखा ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का एक और दो तीन परमाणु है। अब देखिए बच्चों, अब ये जो समीकरण है, हमने देखा कि यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के तीन परमाणु हैं, अर्थात बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन की बराबर नहीं है। इसलिए ये समीकरण ढांचा समीकरण है, संतुलित समीकरण नहीं है। अब देखिए समीकरण को संतुलित करने पर तो बच्चों वैसे 3-4 चरण होते हैं, लेकिन हमें आपको एक चरण नहीं लिखेंगे, इसको सीधा किससे त्रुटि और प्रयत्न विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड या कह सकते हैं अनुमान विधि से जो आपके कोर्स में है, इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले इस जैसे समीकरण है हम उसको यूं का यूं लिख देते हैं, H2S प्लस O2 इक्वल टू H2O प्लस SO2। अब हम इसको देखो बच्चों कैसे समीकरण को इसको संतुलित करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले मैंने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, बाएं पक्ष में भी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। तो मैंने देखा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में यानी बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में बराबर है, लिहाजा इस हाइड्रोजन के परमाणुओं को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पहले से ही बराबर है। अब मैंने देखा इधर सल्फर का एक परमाणु है और यहाँ सल्फर का एक परमाणु है, अर्थात बाएं पक्ष में भी एक है, दाएं पक्ष में भी सल्फर का एक परमाणु है, तो इसको भी बराबर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों में सल्फर परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब छात्रों केवल यहाँ एक चीज बच गई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पर दो परमाणु हैं, यहाँ पर एक और दो, ये दो माने जाएंगे, दो और एक तीन परमाणु, अर्थात इस समीकरण में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। अब हम इन्हें बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ पर एक और दो तीन परमाणु हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दो लिखा, अनुमान विधि से कर रहे हैं, गलती हो जाएगा तो इसे फिर संभालेंगे। जरूरी नहीं है कि हमने दो लिख दिया तो दो गुणांक बना रहेगा, ये परिवर्तित भी हो सकता है। अब जरा हिसाब लगाइए, 2H2 यहाँ पर ऑक्सीजन के चार परमाणु हो गए और इधर कितने थे, एक और दो तीन, यानी अब इधर एक ज्यादा हो गया है। तो अब हमने क्या किया, दो का गुणा यहाँ पर कर दिया, अंदाज लगा रहे हैं। तो अब इधर कितने रह गए, दो ये और दो ये, चार, यहाँ भी चार हो गए ऑक्सीजन के, वहां भी चार हो गए। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हमें ये भी देखना होता है कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर करने पर क्या हाइड्रोजन और सल्फर के परमाणुओं की संख्या पर कोई फर्क तो नहीं आ गया है, लिहाजा इसको फिर चेक करेंगे, जांच करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन के दो और हाइड्रोजन के इधर दो का गुणा, देखो यहाँ गुणांक का मतलब ये है कि इसका गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो दो दूनी चार, यानी यहाँ पर आपके हाइड्रोजन के चार परमाणु हो गए, यहाँ पर है दो परमाणु, तो ये तो राग खराब हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बराबर करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, दो का गुणा यहाँ भी कर दिया। अब देखिए दो दूनी चार, हाइड्रोजन के चार हो गए, यहाँ भी चार, यानी हमारे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या फिर बराबर हो गई। लेकिन इधर S कितने हो गए, दो, दो का गुणा इसमें भी होगा, तो S के कितने हो गए, यानी सल्फर कितने हो गए, दो। अब यहाँ पर कितना है, एक, फिर गड़बड़ हो गया, तो हमें दो का गुणा हमने फिर यहाँ भी कर दिया। तो अब देखो हाइड्रोजन के दो, सल्फर के दो परमाणु और यहाँ भी दो परमाणु, अर्थात
अब हमारी सल्फर भी बराबर है और हाइड्रोजन। अब जरा ऑक्सीजन का विचार करते हैं। ऑक्सीजन के 2 दूनी 4, अब यहाँ कितना हो गए 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो गई। अर्थात हमारी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में फिर खराब हो गई है। तो इधर हो गए 6, यहाँ कितने हो गए 2 और 2 दूनी 4। तो अब 6 करने के लिए हमने 2 खत्म करके हमने यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया। अब देखिए इधर भी होगा 3 दूना 6 और 2 और 2 4 और 2 6। अब हमारी समीकरण शायद संतुलित हो चुकी है। एक बार इसे पुनः चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 गुना 4, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4, यानी दोनों पक्षों में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर है ऑक्सीजन के 2 और इधर भी 2, सल्फर के 2 और 2, यानी ये दोनों पक्षों में 2 2 है, ये भी बराबर है। ऑक्सीजन के देखिए 3 दूनी 6 और 2 और 2 दूना 4। आप समझ रहे हैं कैसे हो जाते हैं? देखो इसका इसमें गुणा कर दिया है तो ये ऑक्सीजन के 6 माने जाएंगे, और इसका इसमें कर दिया है तो ऑक्सीजन के यहाँ पर, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के हो गए 6 और यहाँ पर कितने हो गए 2 और 2 दूनी 4। तो देखो कितने हो गए उसमें 6 और 2 4 6। इस तरह से दोनों तरफ बराबर करते हैं। इसको समझ लीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके मुझे फिर पूछिए, मैं आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से हम अब इस समीकरण को कह सकते हैं ये हमारी एक संतुलित समीकरण है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे विज्ञान की किताब में चाहे कोई भी समीकरण हो हम उसे संतुलित तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आती है। बस थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। बार बार इसमें गुणांकों को बदलिए और बदलते समय ये ध्यान रखिए कि एक बार बदलने के बाद फिर हमें हरेक परमाणु को, हरेक तत्व के परमाणुओं को चेक कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हमारी ये समीकरण संतुलित हो चुकी है। आशा है बच्चों आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और इस प्रकार से मैं अगर और भी समीकरण बताऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। इसलिए आप चाहें तो मैं एक आध समीकरण और बताऊं, लेकिन आप पहले इसको अभ्यास करिए और इसे सीखने का प्रयास करिए। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये कक्षा 10 की विज्ञान का लेसन, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बच्चों जिन बच्चों ने अभी कक्षा 9 पास किए, जो कक्षा 10 में आए हैं, आप उन अपने सभी मित्रों से कहिए कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है ई क्लासेस SK कुशवाहा। ये हमारे चैनल का नाम है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। अपने मित्रों में, अपने क्लास के छात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनको बताइए कि ई क्लासेस में आपको विज्ञान बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जा रही है, निःशुल्क कोचिंग पढ़ाई जा रही है। आपको विज्ञान की किसी ट्यूशन की क्लास की आवश्यकता नहीं है, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप इसका अध्ययन अगर करेंगे तो निश्चित ही अच्छे अंक परीक्षा में ला सकते हैं। तो बच्चों मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आप हमारे ई क्लासेस SK कुशवाहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो मैंने उदाहरण नंबर 2 बताया है, आप इसे अपनी जो मैंने नोटबुक बताई है इसको साथ ही साथ लिखते चला करिए। इसको पूरा लिखिए तो आपके नोट्स भी साथ साथ बनेंगे। मैं आपको समझा भी रहा हूँ और साथ ही नोट्स भी बनवा रहा हूँ। निश्चित ही आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड के छात्र, उन्हें किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बच्चों आज हम अपना ये लेसन यहीं समाप्त करते हैं। इस पाठ का, इस अध्याय का शेष पाठ जो रह गया है उसे हम इसके थर्ड पार्ट में आपको फिर बताएंगे। तो आज का लेसन ये समाप्त होता है। बाय बच्चों।